तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी गुरु। हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट और लीगल एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में बने हुए हैं। आपको बता दें, आपका कोई भी सवाल हो प्रॉपर्टी से संबंधित, आप फोन कर सकते हैं हमारे स्टूडियो में और उस सवाल का जवाब हम कोशिश करेंगे आपको वो दिया जाए सही तरीके से। और इस बीच रेवाड़ी से हमारे साथ एक कॉलर अनुज यहाँ जुड़ चुके हैं। अनुज जी, क्या जानना चाह रहे हैं? सर, हमें ये पूछना है। जी अनुज जी, कहिए। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, ये गुड़गांव में या दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में नहीं, मतलब गुड़गांव में या दिल्ली में जी कोई 2 BHK या 3 BHK लेना है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट। जी, आपका बजट कितना है? हाँ जी, 25 लाख के करीब है। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, क्या सलाह देना चाहेंगे? अनुज जी, इस टाइम पे हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी जो बनाई गई थी, उस तहत कई डेवलपर्स ने लाइसेंस अप्लाई किए थे और उन सभी को लाइसेंसेस मिलने शुरू हो चुके हैं। आप रेगुलर थोड़ा अथॉरिटी की वेबसाइट पे tcpgurgaon.gov.in पे जाके आप ट्रैक कीजिए कौन कौन से डेवलपर्स को लाइसेंस इशू हुए हैं। उन डेवलपर्स के पास आप अप्रोच कर सकते हैं। वैसे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी निकलेगी और उस तहत 4000 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको कारपेट एरिया पे सेलिंग होगी और वो अपार्टमेंट आपको 20 से 25 लाख की रेंज के अंदर मिलता है। ये आपको इसका जो अलॉटमेंट होगा वो ड्रॉ के थ्रू होगा। तो ऐसे ऑप्शंस आपके पास इस टाइम कई आने वाले हैं और कई निकलने शुरू भी हो चुके हैं। तो इनको थोड़ा ट्रैक कीजिए, आपको अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं जो आपके बजट के अंदर आपको आपका आशियाना दिला पाएंगे। जी जी बिल्कुल, मध्यम वर्ग के लिए काफ़ी सहूलियत भरी योजनाएं आने वाली हैं जल्दी। चलिए प्रदीप जी, हम अपने जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे, जिस तरीके से एक नया घर लिया जाता है, तमाम चीज़ें देखी जाती हैं, टाइटल वेरिफिकेशन किया जाता है, हम देख लेते हैं कि हाँ बिल्डर की गुडविल अच्छी है, किस तरीके से उसने काम किया, लेकिन उसके बाद और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो इसमें मायने रखती हैं। देखिए मुकुल, सबसे पहले तो टाइटल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा टाइटल होता है कि डेवलपर के पास वो प्रॉपर्टी है भी या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाता है कि जिस एरिया पे हम प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं वहां कोई पब्लिक नोटिस तो सर्व नहीं किया हुआ अथॉरिटी द्वारा। साथ में मास्टर प्लान क्या बोलता है उस एरिया का। अगर मास्टर प्लान में वो एरिया रेजिडेंशियल है तो हमें वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बाय करनी चाहिए। कमर्शियल है तो हम कमर्शियल पर्पस के लिए बाय करें। इंडस्ट्रियल है तो एज ऑन जैसे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम बाय करें। तो पर्पस उसी के लिए बाय करें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। सेकंड, क्या हम बाय करने के बाद अथॉरिटी से उसका लैंड यूज चेंज करवा रहे हैं एज पर मास्टर प्लान, वो भी एक कंडीशन होती है जो हमें देखनी पड़ती है। अगर हम डेवलपर से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ले रहे हैं, तो वो डेवलपर उस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करता है, लैंड यूज चेंज करता है, रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कराता है और उसके बाद वो आपको अपार्टमेंट बेचता है। तो उस स्टेज में डेवलपर के पास लैंड यूज चेंज है या नहीं है एज पर मास्टर प्लान। उसके बाद सारी एनओसी जैसे फॉरेस्ट है, पॉल्यूशन है, माइनिंग है, इन सभी अथॉरिटीज से अप्रूवल है या नहीं वो भी चेक करना जरूरी है। नेक्स्ट स्टेज आती है कि डेवलपर। बिल्कुल प्रदीप जी, हमारे साथ एक कॉलर यहाँ जुड़ गए हैं, तमाम चीजें उन पर भी हम जरूर यहाँ चर्चा करेंगे। हिसार से हमारे साथ यहाँ सुभाष जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, क्या जानना चाहेंगे? सर, मेरे पास है अंसल गुड़गांव 86 में एक यूनिट है जी, 2 BHK की जी। तो मैं आपसे ये सलाह लेना चाहता हूँ कि उसको रुक के बेचना चाहिए या अभी बेच देना चाहिए, या रखने में फायदा है? सुभाष जी, इस टाइप अभी जैसे मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि इस टाइम ऐसी पॉलिसी आई है जिसके कारण 2 BHK की सप्लाई थोड़ी सी ज्यादा खुलने वाली है इस टाइम मार्केट में। तो 2 BHK का ऑप्शन आपने लिया हुआ है, अगर आपको अच्छे रेट मिल रहे हैं, वैसे मार्केट अभी स्टैग्नेंट है, आपको बहुत अच्छे रेट नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अगर अच्छे मिलते हैं तो आप इस टाइम एग्जिट लेकर और इस टाइम जो नए जो सप्लाई आई है, रिजनेबल रेट की सप्लाई आई है 2 BHK की, उसके अंदर एंटर हो सकते हैं। शायद जिस बजट में आपने एक प्रॉपर्टी ली है उस बजट में आपको 2 प्रॉपर्टी मिल सकती है। जी जी बिल्कुल। अमित जी, यहाँ आपके पास आना चाहूंगा। अभी जिस तरीके से प्रदीप जी ने बताया कि तमाम जो एनओसी होती हैं वो अथॉरिटी में चेक करनी चाहिए, वो सब लीगल हैं क्या नहीं, लेकिन अक्सर ये देखने में आता है जब बायर अगर सरकारी विभागों में भी जाता है तो उसको कई चक्कर वहां लगाने पड़ते हैं। अगर इस तरह की स्थिति आती है तो क्या कुछ कार्रवाई जो बायर है वो कर सकता है? क्योंकि तमाम चीजें अगर आपको देखनी है तो जाहिर तौर पर सरकारी विभाग में जाना ही पड़ेगा। नहीं, जहाँ तक ऑनरशिप की बात है मुकुल जी, तो ऑनरशिप के लिए आप जो कंसर्न रजिस्ट्रार है दिल्ली की आसपास की बात करें या फिर आप एसडीएम के पास जा सकते हैं। वहाँ पे आप सर्टिफाइड के लिए अप्लाई करें, इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन करें, वो इंस्पेक्शन का एक कॉपी मिल जाता है, आप वहाँ पे सर्टिफाइड भी ले सकते हैं।
तो इससे क्या होता है कि वो आपको क्लियर हो जाता है कि आपके पास ऑनरशिप का मामला जो वो क्लियर हो गया, ऑनरशिप है इस बिल्डर के पास। उसके बाद दूसरा जो मैंने बताया था कि आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का रिकॉर्ड देखेंगे तो जो बिल्डर की कंपनी है उसमें क्या क्या कौन कौन से पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सिग्नेटरीज हैं, उनकी एसेट्स क्या है, ये क्लियर हो जाता है। तो इससे पता दोनों चीज़ों का ऑनरशिप और जो आपको सिग्नेचर करके दे रहा है आगे जाके जो हैंडओवर करेगा पोजीशन वो क्लियर हो जाता है। और जहां तक अथॉरिटी की बात है तो अथॉरिटी नॉर्मली जिसे कहते हैं वो आपका है लैंड एक्विजिशन वगैरह जहां पे होता है, ये बेसिकली डीएम के पास से होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर कमिश्नर के हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। तो इनकी ऑफिस में आप जाएंगे तो वहां पे आपको सिंपली भी पता करेंगे तो पता चल जाएगा। अदरवाइज एक आरटीआई जैसा एप्लीकेशन लगा के 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर से वो पता कर लें, 1 महीने में आपके पास आ जाएगा। और इमीडिएट यदि पता करना चाहें तो वो भी पता चल जाएगा। और इन सभी झंझटों से आम आदमी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के व्यक्ति काफ़ी बिजी हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा कि लीगल प्रोफेशनल्स को आप हायर करें, ज़्यादा अच्छा हो, किसी अच्छे एडवोकेट से मिले, तभी सही जानकारी जो है वो ली जा सकती है। 1 बाय 1 सारी चीज़ों का एक प्लंडर बना के दे देंगे और वो समझा भी देंगे कि हाँ ये मैंने देखा है, ऑनरशिप ठीक है, और उसके बाद कोई एक्विजिशन उस प्लॉट पे नहीं है, कोई नोटिस सर्विस नहीं हुआ, ना सेक्शन 4 का ना सेक्शन 6 का, और उसके बाद जो आरओसी का रिकॉर्ड है वो भी प्रॉपर है। तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा अपने आप को सिक्योर फील कर पाएंगे। जी बिल्कुल प्रदीप जी, अमित जी, वक्त की हमारे पास कमी है, चलते चलते आपसे आज के लिए कोई खास टिप मैं यहाँ जानना चाहूँगा। प्रदीप जी पहले आपसे। जैसे हमने बात करी कि आज का हमारा टॉपिक भी है कि किस टाइप से आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अपना होमवर्क करें। तो होमवर्क जैसे हमने आपको गाइड किया, जो कंडीशंस हैं उसके अंदर सबसे पहले टाइटल, उसके बाद अथॉरिटी से अप्रूवल्स, उसके बाद डेवलपर का प्रीवियस रिकॉर्ड। तो इन सब चीज़ों को अगर आप चेक कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक आपकी समस्याएं जो बाद में आएंगी उससे आप बच सकते हैं। जी बिल्कुल बचा जा सकता है। अमित जी आप क्या आज सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों? किसी भी बिल्डर से आप यदि कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं या कहीं से भी लेते हैं आप, तो उनसे 1 बाय 1 सारे डॉक्यूमेंट्स जितने हमने लिस्ट बताया, हमारे समराइज में भी सारे लिस्ट बताए गए, उसके एक एक करके आप देखें और अपने साथ एक लीगल एक्सपर्ट जरूर रखें। और वो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा आपकी प्रॉपर्टी के रेट के हिसाब से, हार्डली 1% भी नहीं पड़ता उनका फ़ी, आप उनसे दिखा लें। और दूसरा ऑप्शन मैं एक और ये भी बताना चाहूँगा कि आप बैंक के भी ऑप्शंस होते हैं, पेपर में अखबार में देखते रहें, उससे भी आपको सही प्रॉपर्टी मिल सकता है। जी बिल्कुल, सही प्रॉपर्टी आपको जरूर मिल सकती है, बशर्ते आप सही जानकारी रखें। और उसके लिए जरूरी है फिर चाहे आप लीगल एडवाइजर के पास जाएं या अथॉरिटीज में जाकर जो तमाम बिल्डर की लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो आप चेक कर सकते हैं, तब शायद इस फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। बहरहाल प्रदीप जी, अमित जी, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने दर्शकों को भी हम यही कहना चाहेंगे कि आपके सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त की कमी है और सारी कॉल्स जो है हम वो ले नहीं पाते। लेकिन अगले सप्ताह फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए मुद्दे को लेकर और आपकी समस्याओं के जवाब लेकर। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।